अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास न्यूक्लियर मैसेज के बारे में है। हम देखेंगे न्यूक्लियर मैसेज से क्या मुराद होती है, इसके यूनिट्स क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यानी बेसिकली सारा डिपेंड इसके यूनिट्स पे कर रहा होता है। फिर जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होते हैं न्यूक्लियर मैसेज को मेजर करने के लिए वो कौन-कौन से, उनमें से एक आधा मेथड डिटेल में देखेंगे। तो न्यूक्लियर मैसेज की जब हम बात करते हैं, हम सब जानते हैं न्यूक्लियस कंसिस्ट करता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे, तो इसका मतलब उसका जो मास है न्यूक्लियस का, उसमें भी जितने प्रोटॉन है उनका टोटल मास, जितने न्यूट्रॉन है उनका टोटल मास। एम पी एक प्रोटॉन का मास, जेड उनकी तादाद हो गई, एम एन एक न्यूट्रॉन का मास, एन उनकी तादाद हो गई। तो टोटल प्रोटॉनों का मास, टोटल न्यूट्रॉनों का मास, तो हम इसे कहेंगे ये अज्यूम्ड न्यूक्लियर मास होगा। ठीक है, मैंने लफ्ज लिखा है अज्यूम्ड। इसकी वजह अगला टॉपिक आपको बताएगा, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी का जो टॉपिक होता है कि ये मैंने क्यों लफ्ज लिखा। फिर वक्त तो मैंने सादा सादा बात की ऐसे। तो आपके पास इसमें जैसे मैंने कहा कि ये सारी चीजें मैंने समझा दी। अब मेजरमेंट की बात करते हैं। तो जब हम एटॉमिक स्केल पे मेजरमेंट करते हैं, हम जानते हैं कि एटम का साइज इंतहाई कम होता है, तो आम यूनिट्स तो हम नहीं उसमें इस्तेमाल कर सकते। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ स्पेशल यूनिट्स डिफाइन करेंगे जो इन टर्म ऑफ मास और एनर्जी होंगे एटॉमिक स्केल पे। उनमें से सबसे मशहूर है एटॉमिक मास यूनिट। इसे यूनिफाइड मास स्केल भी बोलते हैं, मुख्तलिफ नाम होते हैं, मगर मोस्टली हम एएमयू बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये मास मेजर करने के लिए आता है, जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। तो ये है क्या, ये बुनियादी तौर पे बेस करता है कि अ मास ऑफ एग्जैक्टली 12 टू द रेस्ट मास ऑफ कार्बन एटम। यानी सादा लफ्जों में बोला जाए कि 1/12वां हिस्सा कार्बन एटम के मास का। अब हम जानते हैं कार्बन 612 है, 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, तो इसका टोटल 12 न्यूक्लियन हो गए। उन न्यूक्लियनों का 12वां हिस्सा, यानी एक तरह से एवरेज वाला मामला आ जाएगा। तो यही चीज मैंने नीचे लिखी कि एएमयू समझो क्या है, एवरेज ऑफ प्रोटॉन रेस्ट मास या न्यूट्रॉन रेस्ट मास। ठीक होगी बात। अब अब हम जानते हैं कि भाई 6.23 10⁻26 एटम ये आपके पास होंगे, तो इसे हम 12 केजी में लिखते हैं। तो मैंने 10⁻26 लिखा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे केजी मेंशन किया है। ठीक है, ग्राम में नहीं किया, केजी में किया है। अब आपने अगर मास ऑफ वन एटम देखते हो कार्बन का, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, इस तरीके से 12 को डिवाइड कर देंगे उस नंबर से, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो वन एटॉमिक मास यूनिट कितना आ जाएगा, 1.66 इंटू 10⁻27 केजी के ऊपर आ जाएगा। तो हमने ये याद रखना है कि जो मास नंबर होगा जो न्यूक्लियाइड का, वो उसके मास ऑफ न्यूक्लियाइड्स बता रहा होगा एवरेजली। ठीक है, अब आपके पास जितने भी मैसेज हैं, हम उनको कंपैरिजन, इस फार्मूले के कंपैरिजन से मेजर करेंगे। जैसे प्रोटॉन का मास है 1.673, जबकि ये है 1.660, तो हम बोलेंगे ये एटॉमिक मास यूनिट में कितना आ जाएगा, 1.007 न्यूट्रॉन की बात करें 1.675 इंटू 10⁻27 केजी, तो 1.00866665 आ जाएगा। ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट में। और इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, तो वो कंपैरिजन करें जब आप इसके साथ, तो 0.0055 एएमयू आ जाएगा। तो ये एटॉमिक मास यूनिट था। अब अगर हम एनर्जी की बात करें, तो आपके पास कुछ मैसेज एनर्जी यूनिट में भी बताए जाते हैं। जैसे टूल है E इक्वल टू mc² बुनियादी तौर पे। तो वन एटॉमिक मास यूनिट को जूल बना लेते हैं। तो आपने E इक्वल टू mc² मास पता था और एनर्जी से c² से ज़रब दे दी, तो आपके पास ये जूल में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिवाइड करना है, तो 1.6 10⁻19 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर टू बी जेड देखे जाए तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब जब आप प्रोटॉन के मास को कन्वर्ट करोगे, तो 937 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, न्यूट्रॉन के मास को 938 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन के मास को 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरीके से भी ये यूनिट डिस्क्राइब किए जाते हैं मास। अब वो कौन से एक्सपेरिमेंटल मेथड हैं जिससे हम मास मेजर कर सकते हैं। अब पहली बात तो ये है कि हमें एक्यूरेट डिटर्मिनेशन करनी होती है मुख्तलिफ मामलात के लिए, कि जो आपके पास डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं एलिमेंट्स के, हमें मेडिकल में उनको अलग अलग चाहिए, एग्रीकल्चर में चाहिए, या आर्कियोलॉजी के अंदर हमें उनके लिए बेसिकली मालूम करनी होती है उनकी मिकदार सही, उनकी एज। आर्कियोलॉजी में तो जिसे कार्बन डेटिंग कहते हैं, वहां पे हम उससे इस्तेमाल करते हैं। अब बुनियादी तौर पे बहुत सारी टेक्निक है, उनके नाम मैं लिख देता हूँ कुछ। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोमेट्री है,
न्यूक्लियर मास फ्रॉम रिएक्शनल डाटा है, सेमी एम्पिरिकल फार्मूला है, ये आने वाले चैप्टरों में हम इसे पढ़ेंगे, इस तरीके से मास का फार्मूला भी बनाएंगे और पेनी ट्रैप है आपके पास। तो इसमें से सिर्फ मैं मास स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाता हूँ, जिसमें हम जो डिवाइस यूज करेंगे मास स्पेक्ट्रोग्राफ। बुनियादी तौर पे मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसी डिवाइस होती है जो आइसोटोप को सेपरेट करती है, मगर साथ साथ उनके मास भी डिटरमाइन कर सकती है एक्यूरेटली। अब असूल क्या, असूल बड़ा सादा सा है कि मास स्पेक्ट्रोग्राफ प्रिंसिपल बेस करता है कि जो आयंस होंगे जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में जाएंगे तो ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगी। वो डिफ्लेक्शन डिपेंड करेगी किस पे, उनके चार्ज और मास पे। अब आइसोटोप में चार्ज तो सेम होता है, असल मुद्दा क्या रह गया, मास रह गया। तो आयंस जो वेरियस मासेस के होंगे वो डिफरेंटली आपके पास डिफ्लेक्ट होंगे, और स्पेक्ट्रोमीटर जो होगा, जो मिक्सचर ऑफ आयंस का होगा, उनको डिफरेंट मैसेज के लिहाज से यानी उनको देखा जाएगा। अच्छा, अब वर्किंग में बात करें, तस्वीर आपके सामने है। एटम या मॉलिक्यूल जो होंगे, हम जिन्हें देख रहे होंगे, उन्हें हम वेपर्स फॉर्म में आयनाइज करेंगे, ये जैसे S1 यहां से वो निकलेंगे। तो अब आपके पास, आपने आयनाइज का लिया तो एक इलेक्ट्रॉन हटा लिया आपने, इसका मतलब उस पर नेट पॉजिटिव चार्ज आया हुआ है। तो ये नेट पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बियक वक्त जा रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड भी लगी हुई है। तो ये S1 से जब निकलेगा तो आप एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा होगा, यानी जिसे आप कह सकते हो दो आपके पास लिट है S1 और S2 के बीच में, तो हाफ एम वी स्क्वायर वी क्यू आ जाएगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसको जो काइनेटिक मिलेगी। तो ये आयन आपके पास परपेंडिकुलर एंटर होंगे मैग्नेटिक फील्ड में, वो भी आपको डॉट 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 में मैग्नेटिक फील्ड दिख रही है, तो ये उनको सेमी सर्कुलर पाथ में घुमा देंगे, यानी आपके पास डिटेक्टर की जानिब जब जाएगा तो वो एक सेमी सर्कुलर पाथ बनाता हुआ जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर क्या जनाब, अब हम देख लेंगे, डिटेक्टर रिकॉर्ड करेगा कितने आयंस पर सेकंड मेरे पास आ रहे हैं। अब हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाती है BQV काइनेटिक, अब आपके पास जो हाफ एम वी स्क्वायर जिसकी वजह से वो दायरे में घूमेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ से m निकाल लेंगे। m की ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन 1 में लगाते हैं तो ये रिजल्ट आ जाता कि m बराबर आ जाता है QR स्क्वायर 2V स्क्वायर। अब अगर देखा जाए, चार्ज सेम है, 2 सेम कांस्टेंट है, पोटेंशियल्स कांस्टेंट है, रेडियस, क्योंकि वो सारे आयन एक ही जगह पे गिर रहे होंगे एक मास वाले, तो R भी हमें डाउन हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड जाहिर सी बात हमने खुद लगाई होगी, तो ये आपके पास M मालूम पड़ जाएगा। अब अगर हमने M कंप्यूट कर लिया तो हमें ये सारी चीजें यानी नाउन होनी चाहिए। तो इक्वेशन 3 में से R को अगर नहीं मालूम तो R भी निकाला जा सकता है, यानी बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ ले गए। तो इसके लिए हमें क्या, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट करके हम कहेंगे R डिपेंड करेगा किस पे, M पे, स्क्वायर रूट ऑफ M पे। तो हम कहेंगे कि जो आयंस हैं डिफरेंट मैसेज के, वो डिफरेंट फोटोग्राफिक प्लेट पे डिफरेंट प्लेसेस पे हिट करेंगे, तो आप इस तरीके से उन्हें सेपरेट कर लेंगे एक दूसरे की मदद से। तो ये बेसिक टेक्निक होती है न्यूक्लियर मैसेज को मैयर करने की, और हमने उनको अलग अलग, हर जो आइसोटोप है उसको अलग अलग भी कर लिया, फिर हम उसको मैयर भी कर सकते हैं। तो ये जनाब हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।